हेलो साथियों, मैं आपका मित्र अजय जखराना। आज हम एक नई बुक का रिव्यू करेंगे और वो बुक है फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल व्याख्याता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की बुक। तो चाहिए आप और हम इस पर विस्तार से रिव्यू करेंगे कि यह कितनी आपके लिए उपयोगी है और कितनी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। देखिए साथियों, आपको ये बुक दिखाई दे रही होगी जो कि चमन प्रकाशन जयपुर से आई है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये बुक है। इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक पारिक और डॉक्टर लकी आहूजा। अशोक पारिक जी और डॉक्टर लकी आहूजा मैडम इसकी क्या है, दोनों मिलकर लेखन इनका कार्य किया है। ये अब देखते हैं इसमें किस प्रकार का कंटेंट है। तो इसमें पहले तो इन्होंने सिलेबस दे दिया गया है और स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए अब की बार एजुकेशनल साइकोलॉजी जोड़ दी गई है, उसके लिए ये बुक है। हाँ, आईसीटी और जो पेडागोजी है वो सेकंड पेपर में आ रही है, लेकिन वो भी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। इसलिए आप चाहे एक बुक में पढ़ लें चाहे इसे अलग अलग बुक में पढ़ें। तो ये अनुक्रमणिका देखिए विषय सूची, इसमें इन्होंने करीब ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी आ गए हैं, आईसीटी के भी आ गए हैं, पेडागोजी के भी आ गए हैं। तो ये सिलेबस के अनुसार इन्होंने सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब हम इस पे ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा क्षेत्रम कार्य। पहला यूनिट या पहला टॉपिक है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को दिया गया है। फॉन्ट अच्छा है, पेज क्वालिटी अच्छी है। हाँ, इस प्रकार से इसमें देखा गया कुछ चित्रों का मनोवैज्ञानिक को चित्र भी दिए गए हैं, सारणियाँ भी बनाई गई हैं। ये देखिए, ये जो स्कूल्स हैं मनोविज्ञान के, उनको दिया गया है। बहुत ठीक प्रयोग किया गया है। अब आप देखते हैं मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां। यहाँ मुझे लग रहा है मैडम ने थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, क्योंकि आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और कार्य है। ध्यान रखना, मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र नहीं है, आपका विषय है एजुकेशनल साइकोलॉजी ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की विधियां अगर मैडम नहीं लिखते तो शायद और भी बेहतर होता। बाकी लिख दिया तो कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार से जैसे ये टॉपिक समाप्त होता है तो आपके लिए अभ्यास के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या काफ़ी अच्छी है, यानी 72। पहले टॉपिक में 72 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूसरा टॉपिक आ गया किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक तथा नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। तो देखिए, विकास का अर्थ दे दिया गया है। फिर देखे हैं इन्होंने क्रियात्मक विकास दे दिया है, गामक विकास दे दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास दे दिया गया है, संवेगों की विशेषताएं दे दी गई हैं, नैतिक विकास दे दिया है, नैतिक विकास सीमाएं, बुद्धि का विकास। इस प्रकार से इन्होंने विकास को समझाने का प्रयास किया है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर दिया गया है, विकास के नियम बताए गए हैं। फिर अपन ये देखते हैं कि जहाँ चित्रों के बहुत अच्छा बताए गए हैं। फिर विकास की अवस्थाएं, यहाँ पर इन्होंने विकास की अवस्थाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे कि जोन्स के अनुसार, रोस के अनुसार, कोल के वर्गीकरण, ये रीड के लिए तो अच्छा रहता, लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं कि आपके जो फर्स्ट ग्रेड में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल उसमें किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है। जैसे इस टॉपिक भी देखिए मैडम ने लिखा है किशोर अधिगमकर्ता। देखिए, आपको वापस टॉपिक दिखा, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास। तो मुझे लगता है कि यहाँ बाल्यावस्था और शैशवावस्था का उल्लेख करना जरूरी नहीं था। ये बच्चे के लिए थोड़ा समय भी ज़्यादा खराब होगा और उसका थोड़ा सा उसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर ये देखिए, ब्रॉन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत दे दिया गया है, वंशानुक्रम, वातावरण का संबंध दे दिया गया है। ये आपका फ्राइड का इड, ईगर, सुपर ईगो दे दिया गया, चेतन, अचेतन, अचेतन वाला दे दिया गया है।
बहुत अच्छा दिया गया है। ईड, ईगो और सुपर ईगो को मैडम ने बहुत अच्छा समझाया है। इसमें मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का इन्होंने बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। ये एरिक्सन का विकास का सिद्धांत दे दिया गया है। बहुत अच्छा मैटर दिया गया है। मैं कहूँगा कि इस बुक के साथ अगर आप जाते हो तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये ज़रूर है कि 10 से 20% इस बुक को आउट ऑफ सिलेबस लिखा गया है। शायद उनसे मैडम बचते तो और भी ज़्यादा बेहतर बुक बनती। तो देखिए, ये संज्ञानात्मक विकास का चीन पियाजे के सिद्धांत को बहुत अच्छा दिया गया है। डायग्राम्स बनाए गए हैं, चित्र बताए गए हैं। आप आराम आराम से देख सकते हैं पॉज करके। अच्छा है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। फिर ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास दिया है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। हरलोग का सामाजिक विकास का सिद्धांत है। ये देखिए, हरलोग का सामाजिक विकास का सिद्धांत सामान्यतः और गाइडों में देखने को नहीं मिलता है। मैडम ने इसको लिखा है। खैर, अब तक हरलोग के सामाजिक विकास सिद्धांत पे कोई प्रश्न नहीं आया है मेरे सामने, लेकिन फिर भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा सिद्धांत दिया है जो अमूमन दूसरी गाइड में देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार मीड का समाजीकरण का सिद्धांत भी हमें दूसरी बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। कूले का समाजीकरण का सिद्धांत भी देखने को नहीं मिलता है। मैकडूगल का मूल परिवर्तक सिद्धांत देखने को मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं अपन जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को मैडम ने बहुत अच्छा समझाया है। हाँ, कैरोल गिल्लिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत दूसरी गाइड में देखने को नहीं मिलता है, जो कि मैडम ने दिया। पैक और हैविस हर्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत भी दूसरी गाइडों में देखने को नहीं मिलता है, मैडम ने यह भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैडम ने विकास के सिद्धांतों में 3 से 4 सिद्धांत नए दिए हैं। अगर इनमें से प्रश्न आते हैं तो यह बच्चे के लिए एडवांटेज होगा, लेकिन अभी तक इनमें प्रश्न हमें देखने को नहीं मिले हैं। ये भाषा विकास का सिद्धांत दे दिया है। फिर मैडम ने शैशवावस्था में भाषा के विकास, बाल्यावस्था, मुझे लगता है शैशवावस्था बाल्यावस्था को लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल किशोरावस्था को लिखते। तो यहाँ आके मैडम ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। ये एल्काइंड का काल्पनिक श्रोता व पर्सनल फेबल का जो आता है वो भी दिया गया है। ऑटिज्म वगैरह के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक खत्म हो गया है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये अभ्यास प्रश्न आपको करीब दिए गए हैं, बहुत पर्याप्त संख्या में हैं, आपका अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। 190 दूसरे टॉपिक के बाद 190 आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए, ये बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरी यूनिट रहता है अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी व निर्मितवादी सिद्धांत एवं उच्च माध्यमिक छात्रों हेतु के निहितार्थ। अच्छा है, इसमें भी देखिए मैटर, ये अधिगम का डेफिनेशन दे दी गई है। ये अधिगम के सिद्धांत आ गए हैं, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ये पावलोव के सिद्धांत को मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया है, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को। फिर ये स्किनर का आ गया, थार्नडाइक का आ गया है। थार्नडाइक के अधिगम के नियम बहुत अच्छे से बताए हैं। देखो, पिक्चरों का खूब प्रयोग किया गया है, सारणियों का प्रयोग किया गया है और डायग्राम्स का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बुक को काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास किया है मैडम ने। अब तक की मार्केट में जो भी उपलब्ध बुक हैं उनको ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो ये सब पे अच्छी पड़ रही है, उनसे ज़्यादा मैटर दिया गया है, भाषा भी सरल है। इसी प्रकार से हम साथियों देख रहे हैं कि ये अधिगम के स्थानांतरण सिद्धांत आ गए हैं। तो ये देखो, अधिगम के वक्र बन गए हैं। ये अधिगम की अक्षमताएं, डिस्लेक्सिया वगैरह उनके बारे में दिया गया, डिस्पेक्सिया वगैरह के बारे में दिया गया है। हाँ, अभिप्रेरणा का टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, यहाँ भी मैडम ने फिर अभिप्रेरणा के प्रकार, ये थोड़ा सा मैं कह रहा आउट ऑफ सिलेबस गई है मैडम हर टॉपिक में, चाहे वो गई है 5 से 10%। तो यहाँ ये आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर अभ्यास प्रश्न, देखो अभ्यास प्रश्न फिर मैं कह रहा हूँ कि अभ्यास प्रश्न पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं। यहाँ आते हैं अभ्यास प्रश्न दूसरे टॉपिक के बाद में 289, लगभग 300 प्रश्न दे दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्नों की दृष्टि से देखते हैं तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैटर भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, बस केवल 10 से 20% एक्स्ट्रा मैटर दिया गया है आउट ऑफ सिलेबस। समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, समायोजन के प्रकरण, ये समायोजन के जो रक्षात्मक युक्तियाँ दी गई हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये फिर उनका ये दे दिया समायोजन के पक्ष वगैरह, एक डायग्राम बनाए, कुसमायोजन के कारण वगैरह, कुसमायोजन क्या है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। फिर आ गया द्वंद्व वगैरह, बाह्य कारक, प्रतिबल, यहाँ हम देख रहे हैं साथियों। फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आ गया।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के टॉपिक को मैंने पहले देखा है कि मैडम ने विस्तार से बताया है, लेकिन शायद मानसिक स्वास्थ्य के जो पहलू हैं, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू, उनका कहीं भी मैडम ने इसमें उल्लेख नहीं किया है, जिनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न आते हैं। बाकी वैसे मानसिक स्वास्थ्य को खूब अच्छा दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन शायद उनके दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, और उसके तीन जो आयाम होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के, उनका भी यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। फिर अभ्यास प्रश्न आगे हैं। अभ्यास प्रश्न ठीक मात्रा में है, इसमें 95 अभ्यास प्रश्न है। फिर आता है संवेगात्मक बुद्धि तथा शिक्षण अधिगम्य किसके निहित है, यानी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक है वो भावात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि है, लेकिन मैडम ने बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें एक कारक सिद्धांत, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इनका कहीं उल्लेख नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के उल्लेख में केवल संवेगात्मक एवं भावात्मक बुद्धि है। यहाँ पर मैडम ने सारे बुद्धि के सिद्धांत दे दिए हैं। ये मुझे लगता है कि बच्चे के लिए साथ न्याय नहीं होगा, और एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बच्चे को पता ही नहीं होगा ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, और बच्चे इसका अध्ययन करेंगे और इनमें प्रश्न नहीं आएंगे, तो इसमें समय बच्चे का खराब होगा और बच्चे को थोड़ी दुविधा भी होगी। इसलिए अगर मैडम इन पे थोड़ा ध्यान देती और अशोक पारिक जी ध्यान देते तो शायद इनसे बच सकते थे। अब आता है संवेगात्मक बुद्धि। हाँ, संवेगात्मक बुद्धि को मैडम ने अच्छे से समझाया है। बुद्धि का मापन के सिद्धांत, ये जरूरत नहीं थी इनकी। फिर सृजनात्मकता की, सृजनशीलता कहीं भी नहीं है, क्रिएटिविटी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में नहीं है। इसलिए मैं फिर कहूँगा मैडम ने हर टॉपिक में आउट ऑफ सिलेबस करीब 15 से 20% या 25% आउट ऑफ सिलेबस गए हैं। अशोक जी पारिक साहब, भाई साहब और मैडम लकी आहूजा। मैटर बहुत अच्छा दिया है, और अभ्यास प्रश्नों की संख्या बहुत पर्याप्त मात्रा में दी गई है। जैसे 180, देखिए इस टॉपिक के बाद 180 अभ्यास प्रश्न है। लेकिन हाँ, ये देख रहा हूँ अभ्यास प्रश्नों में भी ज़्यादातर बुद्धि के सिद्धांतों में से हैं। बाकी केवल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित प्रश्न होते तो और ज़्यादा बेहतर होता। अब ये तो थे आपकी 4-5 यूनिट जो कि किससे संबंधित हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से। अब चल जाता आईसीटी, पेडागोजी और आईसीटी, संचार संप्रेषण कौशल, इसके उपयोग करता। ये मैटर आप देख सकते हो। मैं ये कहूँगा साइकोलॉजी का जितना अच्छा मैटर है, इतना अच्छा मैटर इनका आईसीटी का नहीं है। तुलनात्मक आईसीटी का मैटर अच्छा है, पर अगर आप इसकी शिक्षा मनोविज्ञान से कल्पना करते हो, उसको ध्यान में रखते हुए इनमें मैटर और ज़्यादा दिया जा सकता था और अच्छा मैटर दिया जा सकता था। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। हाँ, आईसीटी वाले में प्रश्नों की संख्या फिर थोड़ी कम है, 50-50 प्रश्न है। ये शिक्षण प्रतिमान आ गए हैं। शिक्षण प्रतिमानों में मैटर ठीक है, लेकिन और भी इनमें मैटर जोड़ा जा सकता था। तो मैं कहूँगा शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक है वो तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन आईसीटी के पेडागोजी के जो टॉपिक हैं उनमें ज़रूर मैटर में थोड़ी कमी है, और शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिकों में जरूर आउट ऑफ सिलेबस भी मैडम गए हैं। तो इस प्रकार सारे टॉपिक दिखाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। तो आप इसके बाद में देखिए अभ्यास प्रश्न मात्र कितने आगे, 18 है। आईसीटी वाले में अभ्यास प्रश्नों की संख्या कम है। ये फिर देखिए 23। यहाँ इस प्रकार से हम चल रहे हैं। तो इसकी जो पेज संख्या, अंतिम पेज संख्या बता देता हूँ। अंतिम पेज संख्या है साथियों 318, जिसमें आईसीटी भी शामिल हो गई है और शिक्षा मनोविज्ञान भी। और केवल शिक्षा मनोविज्ञान की दिखाऊं साथियों, तो शिक्षा मनोविज्ञान की पेज संख्या, केवल शिक्षा मनोविज्ञान की पेज संख्या देखी जाए तो उसकी पेज संख्या होगी साथियों, तो उसमें चला जाएगा उसकी पेज संख्या, मैं अभी आ जाता हूँ। उसकी पेज संख्या चलेगी साथियों 218। इन्हें 218 में शिक्षा मनोविज्ञान है और टोटल 318, यानी 100 पृष्ठ में आईसीटी है। 218 पृष्ठ में शिक्षा मनोविज्ञान है और 100 पृष्ठ में क्या आपकी आईसीटी है। तो इस प्रकार से ये बुक का जो रेट है 450 रुपये है। यह बुक डिपो पे आपको लगभग 4.5, ये आपको मिल जाती है 350 रुपये के आसपास। 300 से 350 रुपये, अलग अलग बुक डिपो पर अलग अलग हिसाब में। ऑल ओवर देखते हैं साथियों, ये बुक अच्छी बुक है, लेकिन आप बुक डिपो पे जाएं और
बहुत सी बुक आ रही हैं, उन बुक्स का भी आप तुलनात्मक अध्ययन करें और फिर आपको जो बुक अच्छी लगे उस बुक को खरीदें। धन्यवाद।